नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज़ हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश और ख़ास कार्यक्रम आज की बात में आप सभी का स्वागत है। 1 जुलाई 2024 से देश में 3 नए कानून लागू होने जा रहे हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बड़े बदलाव किए गए हैं और इन तीनों की जगह नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम को देश में लागू किया जा रहा है। इस बारे में हम विस्तार से आज की बात में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस खास कार्यक्रम में इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं ये तीनों नए कानून आखिर है क्या और इन तीनों कानूनों में क्या खास है। देखिए खास रिपोर्ट। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। ये कानून औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आईईए की जगह लेंगे। नए कानूनों में कई अहम बदलाव किए गए हैं। बड़े बदलावों की बात करें तो राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह लाया गया। आतंकवादी गतिविधियों की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। यौन अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। दरअसल इन कानूनों का उद्देश्य लीगल सिस्टम को मॉडर्न जरूरतों के अनुरूप लाना और राष्ट्र की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है। तीनों नए कानूनों को पिछले साल मॉनसून सत्र में लाया गया था और 21 दिसंबर को संसद से इसे मंजूरी मिली। उसके बाद 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर मुहर लगा दी थी। आइए अब हम आपको बताते हैं आईपीसी, सीआरपीसी से कितने अलग हैं ये नए कानून। आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। वहीं आईपीसी में 511 धाराएं थी। सीआरपीसी की जगह लेने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पिछली 484 की तुलना में 531 धाराएं हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट आईईए की जगह लेने वाले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हैं। ये पिछले कानून आईईए में 166 से थोड़ी अधिक है। नए कानूनों में किए गए बड़े बदलावों में से राजद्रोह वाले पॉइंट को हटाकर देशद्रोह को लाया गया है। हालांकि सशस्त्र क्रांति, विध्वंसक गतिविधियों और अलगाववादी कार्यों के कारण होने वाले कृत्यों को देशद्रोह की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें सजा के प्रावधान को भी और सख्त कर दिया गया है। राजद्रोह की धारा 124 को पूर्णतया समाप्त। हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। लोकतांत्रिक देश है, शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन। मगर इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाए। इस देश की सुरक्षा किसी भी की सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए, सबसे पहले राष्ट्रपति। तो अगस्त 2023 में इन तीनों कानूनों को पारित किया गया था। पहले लोकसभा से ये पारित हुए, फिर राज्यसभा से पारित हुए, फिर दिसंबर 2023 में राष्ट्रपति ने इन्हें मंजूरी दी, जिसके बाद अब इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई है, जिसके बाद 1 जुलाई से ये कानून लागू हो रहे हैं। क्या कुछ बड़े बदलाव इन कानूनों में किए गए हैं और मौजूदा जो कानून हैं आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, उनमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, नए कानूनों में क्या परिवर्तन आया है, उसे लेकर ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सीआरपीसी की 478 धाराओं के स्थान पर 533 धाराएं होंगी। इसमें कुल 160 धाराओं में बदलाव हुआ है। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, जबकि 9 धाराएं निरस्त या हटा दी गई हैं। प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक विज्ञान को बढ़ावा दिया गया है। समन आदि के लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पर जोर दिया गया है। समयबद्ध जांच और ट्रायल को बढ़ावा मिलेगा। एफआईआर मामले में अपडेट की लोगों को सुविधा मिलेगी। सर्च और जब्ती की कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी। भारतीय न्याय संहिता 2023 में आईपीसी की 511 धाराओं की जगह 356 धाराएं होंगी। पहली बार सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। महिला बच्चों के खिलाफ अपराधों को प्राथमिकता दी गई है। आतंकवाद और संगठित अपराध की परिभाषा तय की गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल साक्ष्य भी मान्य होंगे। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाह, अभियुक्त, विशेषज्ञ, पीड़ित की पेशी हो सकेगी। एफआईआर से केस डायरी तक और चार्जशीट से फैसले तक पूरी डिजिटल प्रक्रिया होगी। केस की जांच में न्याय व्यवस्था के अधिक सटीक समान नियम होंगे। सिडिशन या राजद्रोह को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। ब्रिटिश राज में सरकार के विरुद्ध हेट्रेड, कंटेम्प्ट, डिसअफेक्शन को अपराध बनाया गया था।
तो 1 जुलाई 2024 से ये 3 नए कानून देश भर में लागू होने वाले हैं और कई बड़ी बातें इन कानूनों में इंक्लूड की गई है, कुछ धाराओं को एक्सक्लूड भी किया गया है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो जनता के लिए, आपके लिए, भारत देश के नागरिक के लिए जानना ज़रूरी है। इसीलिए इस मुद्दे पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ आज प्रोफेसर डॉक्टर संजय सिंधु जी हैं, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन हैं, साथ ही साथ कानून के जानकार भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो डीडी न्यूज़ हिमाचल पे, दूरदर्शन हिमाचल पे। नए कानून है, एक नया कॉन्सेप्ट आपके लिए भी, देश की जनता के लिए भी, पूरी कानून व्यवस्था के लिए भी। सबसे पहले तो शुरुआत हम इसी से करेंगे कि जो 3 कानून नए लागू हो रहे हैं, या यूँ कहें कि जो रिप्लेस किए जा रहे हैं मौजूदा कानूनों से, क्या इनकी ज़रूरत थी रिप्लेस करने की या नए कानून लाने की, और क्या नई बातें इनमें इंक्लूड की गई है, क्या एक्सक्लूड किया गया है? एक ओवरऑल पिक्चर, एक ओवरऑल व्यू देने की हम कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में अभी 1 जुलाई 2024 से जो 3 नए कानून को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वो एक तरह का चेंज नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेटिव मेजर है। अगर आप देखेंगे कि भारत में स्वतंत्रता के बाद भी उन कानूनों का सहारा लिया गया जो कानून ब्रिटिश इंडिया में पास किए गए थे, जो लॉ कमीशन ने पास किए थे, और जो इंडियन पिनल कोड है, जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, उनको नए कानून के द्वारा बदलने की एक प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। बदलना इसलिए अनिवार्य है कि जब 1860 में जब ये कानूनों को बनाया गया था, तो उस वक्त की परिस्थितियाँ, उस वक्त का समय, उस वक्त के जो भी चैलेंजेस थे वो किसी और तरह के थे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि 21वीं शताब्दी में ना सिर्फ भारतवर्ष बल्कि विश्व के सभी देश अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कानून में परिवर्तन की आवश्यकता है। जिस तरह की समस्याएं उस वक्त 1860 में रही होंगी, वैसी समस्याएं आज के डेट में नहीं हैं। अगर आप देखेंगे समय समय पर संशोधन किए गए, अमेंडमेंट्स किए गए, और उन अमेंडमेंट्स के द्वारा ये कोशिश की गई, ये प्रयास किया गया कि जो बदलते परिवेश में जिस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं एड्रेस किया जाए। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, लेकिन बहुत तरह की ऐसी समस्याएं भी होती है जहाँ पर सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस से किसी भी कानून में आप परिवर्तन नहीं ला सकते। यही एक कारण था कि कहीं ना कहीं सरकार को लगा, देश को लगा कि कानूनों को बदलने की आवश्यकता है। इसी वजह से ये 3 कानून हैं जो आज हमारे सामने हैं, इनको लाया गया, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कानून है। ठीक है, कुछ नए कॉन्सेप्ट इसमें जोड़े गए हैं, कुछ नए अपराध जो शायद उस दौर में अपराध किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी वक्त आ सकता है जब इस तरह के एक्ट भी अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं। क्या वो कॉन्सेप्ट हैं जो इसमें जोड़े गए हैं, क्या वो एक्ट हैं जिनको क्राइम कंसिडर किया गया है इन नए कानूनों में, इस नए एक्ट में, खासकर न्याय संहिता या नागरिक सुरक्षा संहिता की अगर हम बात करें तो? देखिए, जहाँ तक ऑफेंसेस की बात है कि जो नई तरह के क्राइम्स को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, जो इंडियन पिनल कोड था जिसकी जगह आज आपके सामने भारतीय कानून हमारे सामने आया है, और उसका न्याय संहिता हमारे सामने आया है। और न्याय संहिता कानून के अंतर्गत उन विषयों को जोड़ा गया है, उन अपराधों को जोड़ा गया है जो पहले से नहीं थे। मैं कुछ बताना चाहूँगा इस बारे में। जैसे कि सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे, मॉब लिंचिंग का कहीं पे भी किसी भी तरह का प्रावधान हमारे इंडियन पिनल कोड में जो 1860 का तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उस मॉब लिंचिंग के प्रोविज़न को इसमें डाला गया, क्योंकि इस तरह का क्राइम का कोई भी प्रोविज़न उस कानून में नहीं था। उसी तरह देखेंगे, अगर आप जो इंडियन पिनल कोड को देखेंगे 1860 को, कहीं भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात नहीं की गई थी, बड़े स्कैटर्ड मैनर में क्राइम्स उसमें डिफाइन किए गए हुए थे। लेकिन जब इस नए कानून के बारे में बताया गया, तो नए कानून में उस तरह के जो क्राइम थे उसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, चाहे वो रॉबरी से रिलेटेड थे, चाहे वो एक्सटॉर्शन से रिलेटेड थे, चाहे वो किसी ज़मीन को ग्रैब करना है उससे रिलेटेड केस थे, या वो ड्रग्स से रिलेटेड केस थे, तो उस तरह की स्थिति हमारे सामने थी जहाँ पर इन तरह के क्राइम्स को नहीं दर्शाया गया था, तो उसको भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। इसी तरह देखेंगे, जैसे हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पे है, हमारे पास बहुत से ऐसे क्राइम्स अवेलेबल हैं जो कहीं ना कहीं इंडियन पिनल कोड उसको नहीं बता पाता था। हमने कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के थ्रू उनको कवर करने की कोशिश की, और उस वजह से जो ये नया कानून आया है, इस नए कानून के अंतर्गत अब उस तरह के जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं उनको भी कवर किया गया है। उन इकोनॉमिक ऑफेंसेस में जो भी आपके क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड होते हैं या डेबिट कार्ड से रिलेटेड हैं, उन ऑफेंसेस को जो अकाउंट से हैं, ई बैंकिंग सिस्टम से हैं, उनको भी इसमें प्रावधान में डाला गया है, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऐसी अगर आप देखेंगे, अगर कानून की बात करते हैं तो कुछ परिवर्तन भी लाए गए हैं, जैसे कि महिला से संबंधित जो कानून थे, या अननेचुरल ऑफेंसेस से रिलेटेड कानून थे, या सुसाइड से रिलेटेड कानून थे, तो वो जो इंडियन पिनल कोड में दिए गए थे, उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए उस तरह के क्राइम्स को डिफाइन किया गया था। जो इस नए जो हमारे सामने संहिता आई है, उस नई संहिता में उन क्राइम्स को या तो हटा दिया गया है या उसके परिवर्तित रूप को दर्शाया गया है।
ठीक है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट इसमें आया है सेडेशन को लेके, जिसको लेकर इससे पहले यूएपीए एक एक्ट है जिसमें देशद्रोह की धाराएं भी हैं और साथ ही राजद्रोह का भी जिक्र है। इस कानून में क्या उसमें भी कुछ बदलाव किया गया है? क्योंकि ये भी कहा गया है कि इस नए वाले कानून में उसकी भी धाराएं जोड़ी गई हैं। तो यूएपीए का कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड करने का क्या मतलब? क्योंकि फिर यूएपीए जब ऑलरेडी है तो क्या ज़रूरत थी इसमें इंक्लूड करने की? अगर इंक्लूड किया गया है तो क्या बदलाव उसमें किया गया है? देशद्रोह और राजद्रोह को किस तरह से डिफाइन किया गया है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप भारतीय न्याय संहिता को ध्यान से देखेंगे तो जो पुराना था भारतीय दंड संहिता, क्योंकि इनमें दोनों में बहुत ही चेंजेस की गई हैं। जो धारा 124A थी वो कहीं ना कहीं उस सेडिशन की बात करती थी, जिसमें राजद्रोह की बात की गई थी। देखिए, उस परिवेश में अगर आप 1860 के परिवेश में या ब्रिटिश इंडिया के परिवेश में देखें तो उस समय की स्थिति के हिसाब से सेडिशन वाला प्रोविज़न जो था, जो धारा थी, वो सही थी। लेकिन अगर आप देखेंगे जो नया हमारा आज कानून जो लागू होने वाला है, इस कानून के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो धारा 150 के अंतर्गत अब उसमें वो राजद्रोह की जगह देशद्रोह को परिवर्तित किया गया है। हाँ, आपने बोला कि कानून पहले से अवेलेबल है, कानून पहले से अवेलेबल है, लेकिन जो हमारा मुख्य कानून होता है, जो हमारा संहिता होता है, जैसे भारतीय दंड संहिता थी और आज की डेट में भारतीय न्याय संहिता है, तो उसमें धारा 150 के अंतर्गत उसके परिवर्तित रूप को लिया गया है। तो जो पुराना कानून था 124A था, उसमें 2022 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने उसको मना कर दिया था कि वो ठीक कानून नहीं है, लेकिन नए परिवर्तित रूप में उसको हमने अपनाया है। ठीक है। एक और चीज़ इसमें देखने को मिल रही है कि तकनीक पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान, क्योंकि जितना हमने स्टडी किया है कि जितने भी अब नए कानून के तहत इन्वेस्टिगेशन या इंटरोगेशन का जो भी प्रोसेस रहता है या फिर वो एविडेंस एक्ट की जो बातें हैं, इस बात पे फोकस किया गया है कि तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने में। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है आने वाले वक्त में जब इस कानून के तहत केसेस रजिस्टर होंगे, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की वजह से क्राइम भी, एक जो क्राइम का बदला हुआ रूप भी सामने आया है। क्योंकि 1860 में जब आईपीसी बना था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी फ्रॉड हो सकता है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी फ्रॉड हो सकता है। तो 1860 के कानून में उसका तो जिक्र था नहीं। आईटी एक्ट भले ही हमने लाया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस वाले कानून में उन टेक्निकल चीज़ों को इन्वॉल्व करना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, और साथ ही साथ प्रोसेस को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और मजबूत बनाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने कहा 1860 में शायद ये कल्पना भी नहीं की होगी कि किसी एक समय ऐसे आएगा जब ऑनलाइन एविडेंसेस या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होगी और इस तरह की आवश्यकता को हमारे को कहीं ना कहीं महसूस होगी। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा गहराई से देखें तो आप देखेंगे भारतीय परिवेश में सबसे पहले, जैसे आपने कहा, आईटी एक्ट 2000 को पास किया गया। उसको लाने का भी विषय यही था क्योंकि भारत में कहीं ना कहीं वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए या जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम के लिए जिस तरह का एक परिवेश बनता जा रहा था, उसके लिए कानून की आवश्यकता थी। और मुझे लगता है कि भारत पूरे विश्व में एक ऐसा देश रहा है जो सिंगापुर के बाद दूसरे नंबर पर रहा है जिसने अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून को पास किया था। अब देखिए, जो आप बात कर रहे हैं वो है एक तरह की प्रोसीजरल की बात, जिसमें आपका भारतीय सुरक्षा, जो हमारा संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता हमारे बीच में आई है, अगर आप उसमें देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उस प्रोसीजरल में या भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की बात की गई है। आज की डेट में अभी पार्लियामेंट ने 11 अगस्त 2023 को एक कानून पास किया था जिसको डीपीडीपी एक्ट बोलते हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। उसमें कहीं ना कहीं उस डिजिटल इन्फॉर्मेशन के प्रोटेक्शन की भी बात की गई। तो ये जो नए कानून आए हैं, इसमें अगर आप कोर्ट के प्रोसीजर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उस प्रोसीजर में कहीं ना कहीं मेंशन किया गया है कि जो भी आपके एविडेंसेस, साक्ष्य होंगे, वो कहीं ना कहीं आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में वो उनकी अनिवार्यता रहेगी ही रहेगी। और अगर कोर्ट में, कार्य प्रणाली में या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में कोई एविडेंसेस चाहिए होंगे तो वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री या ओरल एविडेंसेस पर नहीं वर्क करेगा। अब आपके जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस होंगे उसकी भी वैल्यू उसमें रहेगी। जैसे मैंने भी कहा कि हमारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस थे, जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हमारे कहीं पे भी जो हमारा इंडियन पिनल कोड था उसमें नहीं दर्शाए गए। लेकिन अगर आप इस नए कानून को, जो भारतीय न्याय संहिता की अगर बात करेंगे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उन इकोनॉमिक ऑफेंसेस और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के हर तरह के प्रारूप को अडॉप्ट किया गया है और उसके लिए कानून में प्रावधान भी रखा गया है। तो अगर आप देखेंगे एविडेंस की बात करेंगे तो उस एविडेंस में चाहे वो फॉरेंसिक से रिलेटेड है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, चाहे वो वॉइस रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है, चाहे ऑनलाइन प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, तो नया कानून उस तरह के सभी प्रावधानों को लेकर अपने बीच में चल रहा है।
ठीक है, तो काफ़ी हद तक संभावना ये है कि इससे जो कानून की व्यवस्था है, जो न्याय प्रणाली है, उसमें सुधार आएगा और साथ ही साथ स्पीडी जस्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे यहाँ रहता है भारतीय कानून व्यवस्था की अगर बात करें, क्योंकि केस रजिस्टर होता है लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि जस्टिस डिलीवर होने में वक्त इतना लग जाता है, एक कहावत भी है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। उसमें कितना बदलाव इन नए कानूनों से आ सकता है? क्योंकि कुछ एक कानूनों में मैंने जब हम स्टडी कर रहे थे कि फैसलों को डिलीवर करने का भी एक टाइम लिमिट सेट की गई है जजेस के लिए, साथ ही साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ जो प्रोसीजरल एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी टाइम बाउंड और जवाबदेही ज़्यादा तय की गई है। तो कितना फ़र्क आएगा न्याय प्रक्रिया और न्याय प्रणाली को एक अपने अंजाम तक पहुँचने में और लोगों को न्याय देने में, क्योंकि मेन चीज़ इसमें यही है कि दंड से ज़्यादा न्याय का प्रावधान रखा गया है। देखिए, जो इस कानून का जो प्रारूप आपके सामने आया है, आप देखेंगे तो वो दंड की जगह न्याय की तरफ को हमने किया है। तो मैंने पहले भी कहा, ये चेंज नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे भारतीय पूरे कानूनी व्यवस्था का। उसको ध्यान से देखिए, जैसे आपने एक शब्द कहा कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनायल, शायद अगर आप देखेंगे तो मैं 3 मुख्य कारण समझता हूँ जो इन कानूनों को, तीनों कानून को लाने का रहा है। उसमें सबसे पहला आपने बिल्कुल सही कहा, जो समय सीमा है, जो टाइम फ्रेमवर्क है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पुराने कानून हैं, उन कानूनों में कहीं भी समय सीमा जो है उसको निर्धारित सिस्टमेटिकली नहीं किया गया। शायद यही कारण है, अगर आप देखेंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कई बार अपने वक्तव्य में कहा है कि हमारे पास एरियर्स ऑफ केसेस लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समय सीमा इस नए कानून में, तीनों कानून में दर्शाई गई है। अगर आप देखेंगे तो जितना भी इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस होता है उसमें समय सीमा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे पहला। दूसरा, मुझे लगता है जो सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है इस कानून को पास करने का, तीनों का, वो रहा है फेयर ट्रायल। क्योंकि कहीं ना कहीं फेयर ट्रायल हमारी कंट्री में नहीं रही है, हमारा कन्विक्शन रेट कम है और एक्विटल रेट ज़्यादा है, तो वो क्रिमिनल में ज़्यादा है, शायद इसलिए इनको पास किया गया। और तीसरा, कहीं ना कहीं इन सब कानूनों का जो दायरा है, वो दायरा कानूनों का एक दिशा को ना जाके कि सिर्फ ये देखना कि एक एक्यूज्ड जिसने कानून को तोड़ा है, जो अपराधी है, उसकी तरफ को ना देख के हम कहीं ना कहीं विक्टिम की तरफ को देखें। तो वो विक्टिमोलॉजिकल एक जो एस्पेक्ट है, जो भारतीय एक परिवर्तन हो रहा है कानूनी व्यवस्था में, जिसमें हम एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में सोसाइटी की तरफ को जा रहे हैं, जहाँ चाहते हैं कि उनमें बदलाव आए और अच्छी से अच्छी उनको जो है मतलब विक्टिम को कंपनसेशन वगैरह दिया जाए। तीसरा कारण मैं ये समझता हूँ। उस स्थिति को अगर ध्यान से देखें तो इन कानूनों को अगर आप परिवर्तित रूप में देखेंगे तो ऐसा नहीं पूरी तरह से परिवर्तित किया गया, क्योंकि आपने कहा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनायल, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। अगर आप जल्दी से किसी को न्याय देते हैं तो शायद हो सकता है कि हम उस न्याय व्यवस्था में प्रॉपर्ली न्याय ना दे पाए। अगर आप भारतीय कानूनी व्यवस्था को देखेंगे, न्यायालयों के निर्णयों को देखेंगे, उनमें समय लगा है। ठीक है सर, एक चीज़ और इसमें है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कानून है उसमें एफआईआर को लेकर, केसेस रजिस्टर करने को लेकर भी कुछ बदलाव किए गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट जीरो एफआईआर का आप जिक्र कर रहे थे। क्या ये बदलाव हैं और कैसे ये फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, ना सिर्फ पीड़ित के लिए, शिकायतकर्ता के लिए, बल्कि पुलिस के लिए भी? देखिए, जहाँ तक आप इस प्रावधान की बात करते हैं एफआईआर की, आपको पता है कि पुराने कानून में एफआईआर का प्रोविज़न था, लेकिन जो नया कानून है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें एफआईआर से रिलेटेड जीरो एफआईआर के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। मैं बताना चाहूँगा, जीरो एफआईआर का मतलब है कि अगर आप कहीं अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, अपने निवास क्षेत्र से कहीं बाहर हैं और किसी तरह का कोई क्राइम, कोई अपराध हो जाता है, तो जनरली ये माना जाता है कि आपको अपने क्षेत्र में जाकर ही एफआईआर को लॉन्च करना पड़ता है। तो इस तरह के प्रावधान को जीरो एफआईआर के बेस पर अलग कर दिया गया है और ये बताया गया है कि अब जो एफआईआर जब भी लॉन्च होगी तो वो कहीं पर भी लॉन्च कर सकते हैं, वो अपने आप वहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जो प्रावधान है, जो भारतीय कानून व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। तो जब से इन कानूनों की अधिसूचना जारी हुई है और जब से सरकार ने ये साफ किया है कि 1 जुलाई से ये कानून लागू होने जा रहे हैं, तब से सोशल मीडिया पर और अलग अलग मंचों पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए कई तरह की अफवाहें भी इन कानूनों को लेकर फैल रही हैं, जिनके बारे में लोगों का, आपका जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। इस अगली रिपोर्ट के ज़रिए आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अफवाहें सोशल मीडिया के ज़रिए इन 3 कानूनों को लेकर फैल रही हैं और असल में इन मिथकों के पीछे की सच्चाई क्या है। देखिए, नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, सवाल और शंकाएं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नए कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे मिथक और सच्चाई की। मिथक है कि नए आपराधिक कानून मौजूदा सख्त प्रावधानों की महज एक पुनर्पैकेजिंग है, लेकिन सच्चाई ये है कि पुराने कानून में औपनिवेशिक शासकों ने अपना राज कायम करने के लिए बनाए गए थे, जबकि नए कानून नागरिक केंद्रित हैं, जिनमें देशद्रोह, आतंकवादी कृत्य,
मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध, झपटमारी आदि नए अपराधों को शामिल किया गया है। ब्रिटिश काल के राजद्रोह कानून को हटा दिया गया है, जो सरकार के असंतुष्टों और आलोचकों के खिलाफ दुरुपयोग की चिंताओं को संबोधित करता है। नए कानूनी ढांचे में समानता को बढ़ावा देते हुए लिंग तटस्थ भाषा को शामिल किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी शब्दावली में सुधार किया गया है। पागलपन, उन्मादी, मूर्ख, विक्षिप्त मानसिकता और मंद बुद्धि जैसे शब्दों को हटाते हुए संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। भ्रष्ट सिविल सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए समयबद्ध मंजूरी प्रदान की गई है। आपराधिक मानहानि के लिए कारावास से सामुदायिक सेवा में स्थानांतरण, पुनर्वास और सामाजिक योगदान पर जोर देता है। तो 1 जुलाई से शुरू हो रहे इन तीनों नए कानूनों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं और कई नए पहलू भी इन कानूनों में जोड़े गए हैं। चाहे फिर वो संगठित अपराध की बात हो, एसिड अटैक के मामले हो, छोटे स्तर के अपराध हो या फिर महिलाओं से जुड़े मुद्दे हों। खास तौर से इन नए कानूनों में दंड देने से ज़्यादा न्याय देने पर ज़्यादा फोकस रखा गया है। इसीलिए पिछले कानूनों में आईपीसी जहां भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाता था, वहीं अब नए कानून भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाने जाएंगे। न्याय में एक नया अध्याय है संगठित अपराध पर प्रहार। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत अपहरण, डकैती, साइबर अपराध आदि संगठित अपराध में शामिल हैं। धारा 112 में छोटे अपराधों को शामिल किया गया है। इसमें स्नैचिंग, शॉपलिफ्टिंग, सट्टेबाजी, जुआ और परीक्षा पत्र बेचने जैसे अपराध को शामिल किया गया है। संगठित अपराध के तहत आर्थिक अपराधों में आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी, हवाला लेन देन, सामूहिक विपणन धोखाधड़ी और बैंकिंग या वित्तीय संस्थाओं को धोखा देने जैसे अपराध शामिल हैं। संगठित अपराध की वजह से अगर मृत्यु होती है तो अपराधी को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा होगी। साथ ही कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए आपराधिक कानूनों से मानव तस्करी के खिलाफ कानूनी ढांचा काफी मजबूत हुआ है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत किसी व्यक्ति की तस्करी, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। नए आपराधिक कानून के तहत वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे की खरीद फरोख्त पर कम से कम 7 साल और अधिकतम 14 साल की सजा का प्रावधान है। विदेश से जबरन या यौन शोषण के उद्देश्य से 18 साल से कम आयु के लड़कों और 21 साल से कम आयु की लड़कियों के आयात को अपराध माना गया है। मानव तस्करी के उद्देश्य से शोषण अभिव्यक्ति में भिक्षावृत्ति को जोड़ा गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में मानव तस्करी में लिप्त व्यक्ति के लिए बढ़ी हुई सजा का प्रावधान किया गया है। नए आपराधिक कानूनों में एसिड हमलों से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान किए गए हैं, जैसे किसी भी अवधि के लिए कारावास की सजा 10 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन उसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से एसिड फेंकने पर कम से कम 5 साल की सजा होगी, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। इन तीनों कानूनों को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI जो भारत के हैं, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के, उन्होंने भी इनकी तारीफ की है और साथ ही साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इन्हें लेकर स्पष्ट किया है कि विधि आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ये कानून तैयार किए गए हैं और इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य भारत में न्याय प्रणाली को और ज़्यादा मजबूत बनाना है और साथ ही साथ दंड देने से ज़्यादा न्याय देने पर ज़्यादा फोकस रखना है। हमें न्याय देना है नागरिकों को, इसलिए भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों अधिनियम आपके ध्यान में है। आप सब जागरूक लोग हो, जानते भी हो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक हमारे जब ये कानून इंट्रोड्यूस हो रहे थे
हमारे होम मिनिस्टर जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे लोकसभा, तो एक भर्तरी मेहता आपके पड़ोस के राज्य के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन। उन्होंने एक बात कही थी जिसको मैं यहां कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 1857 के बाद जब अंग्रेजों ने देखा और क्राउन का शासन आया तो उनको कोडिफिकेशन करना था, कोई सोच विचार नहीं किया, एक आयरिश पेनल कोड था। ये उनका भाषण है लोकसभा में, ऑन फ्लोर बोला गया। उसके बाद मैंने पूछा भर्तृहरि मेहताब का, उन्होंने कहा मेरे पास बुक है जिससे मैंने कोट किया। कुछ नहीं किया उन्होंने। लॉर्ड मैकाले ने अपनी तरीके से काम करना शुरू किया था, उसी में एक आयरिश पेनल कोड था। आयरिश शब्द हटा दिया और आयरिश की जगह इंडियन लिख दिया, इंडियन पीनल कोड। तो 1 जुलाई से शुरू हो रहे ये तीनों कानून भारत में न्याय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण और बड़े बदलावों को दिखाता है और साथ ही साथ न्याय प्रक्रिया में न्याय से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर स्पष्ट करने पर ज़्यादा फोकस इसका है। 1 जुलाई से ये कानून लागू हो रहे हैं और साथ ही साथ इसमें जो अलग अलग मुद्दे हैं, चाहे संगठित अपराध के हो, मॉब लिंचिंग के हो या फिर महिलाओं से जुड़े मुद्दे हों, उन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। और औपनिवेशिक जो मानसिकता है अंग्रेज़ी दौर की, 1860 के उस दौर की जब IPC बनाया गया था, उस मानसिकता को ख़त्म करने की कोशिश भी इन तीनों कानूनों के ज़रिए की गई है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में आप तक हमने पहुँचाया कि इन तीनों कानूनों में क्या कुछ नया है, क्या कुछ खास है, क्या कुछ अलग है, क्या कुछ बड़ा है और आने वाले वक्त में भारतीय न्याय प्रक्रिया को ये किस तरह से मजबूत करने जा रहे हैं। फिलहाल आज की बात इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।